इंसान को पता कैसे चलेगा कि मेरी आंखें खराब हो रही हैं? एक बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिसको हम रूल ऑफ 20 बोलते हैं। ये नॉर्मल चश्मे वर्सेस कॉन्टैक्ट लेंस में क्या प्रोस कौन से? चाइना की सपोज बात करें तो वहाँ तकरीबन 80-85% पेशेंट मायोपिक है। ये सब एक्टिविटीज़ ये सब हमने नहीं किया तो हम 2050 तक ऐसे हो जाएंगे कि तकरीबन एवरी सेकंड पर्सन को मायोपिया हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलती है कि यार इन्फ्लेशन इतना रेट होता है, बट जब हम मेडिकल इन्फ्लेशन देखते हैं वो बहुत उससे भी ज़्यादा होता है। आपके हिसाब से, क्योंकि आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, कि ये मेडिकल के कॉस्ट इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में हमारे तो हर सारे पैकेजेस का रेट फिक्स्ड है। अच्छा। हमको तो बहुत मेहनत लगती है 4 साल में रेट बढ़वाने में। एंटरप्रेन्योर ना हमेशा कॉन्ट्रेरियन है। हाँ उसको वहाँ पे पानी दिखता है जहाँ सबको उस टाइम रेगिस्तान दिखता है। बिल्कुल। तो एंटरप्रेन्योर बाय नेचर ही कॉन्ट्रेरियन होगा। बट नॉर्मल अगर एक बंदा आइडिया सोच रहा है, वो सोचता है ना कि यार टीयर 2 टीयर 3 टाउन में पैसे कैसे बनेंगे। एक तो उनकी उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती। पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, वो वहाँ पे ट्रस्ट ज़्यादा चाहिए होता है। आज हम आए हैं IQ इंडिया, इंडियाज लीडिंग आई केयर हॉस्पिटल चेन के फाउंडर से मिलने, जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडिया अभी भी ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों है, कैसे हम अपने आंखों का ध्यान रख सकते हैं, चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंसेज में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे लेजिक, स्माइल और दूसरे सर्जरीज, क्या कॉस्ट आते हैं और क्या बड़े मिथ्स हैं आई केयर के रिगार्डिंग, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए मिलते हैं IQ के फाउंडर्स से। आप सोच रहे होंगे इंडिया में वर्ल्ड क्लास आई केयर सिर्फ मेट्रो सिटीज के लिए होता है, पर 2007 में डॉक्टर अजय और रजत ने एग्जैक्टली इसी गैप को टारगेट किया और IQ बना के लोगों की सोच को ही गलत प्रूव कर दिया। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल चेन की कहानी नहीं है, ये टीयर 2 और टीयर 3 इंडिया को फोकस में रखकर एक स्केलेबल हेल्थ केयर स्टार्टअप बनाने की कहानी। Hi, I am Dr. Ajay Sharma. I am the founder and CMD of IQ Super Speciality Eye Hospitals और मैं सन 1995 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आज आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सेम दिस साइड। तो सर, जब मैं बचपन में था तब भी हम सुनते थे कि यार इंडिया इज़ द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जब मैं पढ़ रहा था तब भी मैंने देखा कि अभी भी हम ब्लाइंड कैपिटल हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया में जैसा कि मुझे लग रहा है कि आई केयर फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई हैं, डॉक्टर्स इतना हैं, फिर भी हम ब्लाइंड कैपिटल अभी भी हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत अच्छा ये आपने सवाल किया है क्योंकि इंडिया के अंदर तकरीबन 50 लाख ब्लाइंड लोग हैं और तकरीबन 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंडनेस की कतार पे खड़े हुए हैं, जो कि एक सॉर्ट ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है। और इसका कारण ये है कि तकरीबन जो हमारा कैटरैक्ट जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक डिजीज़ है जो हर एक पेशेंट में आएगी, हर एक इंसान में आएगी, एज के साथ आती है, कुछ जल्दी भी आती है, कुछ चोट लगने से आती है, लेकिन उसके अंदर तकरीबन 65% ऐसे जो ब्लाइंडनेस है वो उस कैटरैक्ट की वजह से है, जो कि प्रिवेंटेबल है और क्योरेबल है और रिवर्सिबल है, राइट। सो वो रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस करने के लिए हमें प्रॉब्लम क्या आती है, पेशेंट जब हमारे पास आता है वो बहुत देर करके आ रहा है, उसको दिखना बिल्कुल बंद हो गया तब वो हमारे पास आता है, उसको काला मोतिया हो गया उसको पता ही नहीं है वो तब हमारे पास आता है। तो ये सब प्रिवेंट हो सकता है अगर पेशेंट इसके बारे में उसको ज्ञान हो कि मुझे अपना इलाज कराना है और जल्दी क्यों कराना है, नहीं तो मैं ब्लाइंड हो सकता हूँ और मेरी ब्लाइंडनेस बच सकती है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इज़ नॉट ओनली अ प्रॉब्लम इन इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड की प्रॉब्लम है और यहाँ पे डायबिटिक कैपिटल भी इंडिया बनता जा रहा है सोन। डायबिटिक्स के लिए जैसे शुगर का चेकअप होता है कि मेरी शुगर कंट्रोल में है कि नहीं, ऐसे ही चेकअप आई का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई के अंदर, आँखों के अंदर, आँखें के जो पर्दे हैं उनके अंदर जब शुगर का इफेक्ट आने लगता है, सो दैट कॉजेज अ परमानेंट ब्लाइंडनेस अगर हम उसको टाइमली ट्रीट ना करें। और वो ट्रीट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए जो हम बताते हैं हर डायबिटिक को हर 6 महीने जांच करानी चाहिए अपने आँखों के पर्दे की, जैसे वो खून की जांच कराता है ऐसे ही पर्दे की जांच कराए। दूसरे और हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है, जो चोट लग गई, पटाखों से चोट लग गई, कोई इंजरी होगी, एक्सीडेंट हो गया, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करे जा सकती हैं। कॉर्निया किसी का ख़राब है और अंदर आँख सब ठीक है तो उसको हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, जिसको पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी बोलते हैं, आँख नेत्र दान करके लगता है, उससे भी हम आँख उसको ठीक कर सकते हैं। बट ये सब जागरूकता की ज़रूरत है, पेशेंट को टीचिंग की ज़रूरत है कि उसको अपनी आँखों की जांच कराते रहना चाहिए, ताकि ये जो टैग हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये टैग एक किस्म से प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का है। अभी मैं देख रहा हूँ
कि बहुत सारे बच्चे चश्मे पहन रहे हैं। जब मैं छोटा था क्लास में हार्डली 2-3-4 बच्चे ही पहनते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत, अगर 30 जन के क्लास है 10-12-15 बच्चे तो पहन रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि हमारी आंखें वीक होती जा रही है, या हम क्योंकि ये मोबाइल लैपटॉप टीवी ये ज़्यादा देख रहे हैं इसीलिए ख़राब हो रहा है, या क्या मतलब सिचुएशन और ख़राब हो रही है क्या? बच्चों का हो इस वक्त या बड़ों का हो, सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में है स्क्रीन टाइम। ओके। स्क्रीन टाइम चाहे वो मोबाइल फ़ोन पे है, चाहे आपके कंप्यूटर पे है, टैबलेट्स पे है, ये कि लैपटॉप पे है, आपका ये स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, राइट। एंड एवरीवन लाइक्स टू बी ऑन स्क्रीन। किसी को रील्स देखनी है, किसी को कोई उसी के अंदर टीवी पे स्क्रीन पे मूवी ना देख के बच्चों को मोबाइल फ़ोन के अंदर मूवी देखनी है। 2 साल के बच्चों तक को तो फ़ोन देना ही नहीं चाहिए, अच्छा, ओके। राइट। और 2 से 5 साल के बच्चों के लिए अगर हम कहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे के लिए उनको स्क्रीन टाइम होना चाहिए। लेकिन 5 साल का बच्चा भी आजकल सारा दिन टीवी के सामने है। तो ये जो स्क्रीन टाइम इंक्रीज हुआ है, इसके कारण से आपकी जो इंटरनल आँख की मसल्स होती हैं, जो देखने के लिए जैसे कैमरा जूम इन जूम आउट करता है, तो आँख की मसल्स हैं जो जब दूर देखोगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगी, नज़दीक देखोगे तो उसके अंदर खिंचाव है, तनाव है। वो जब तनाव रहता है उसके कारण से, और नज़दीक स्क्रीन टाइम जब आप जा करते हो उसके कारण से मोर ऑफ ये मायोपिक चेंजेस जो है बच्चों में आते हैं। और सिर्फ यही एक कारण नहीं है, जब मोर स्क्रीन टाइम आप घर के अंदर ज़्यादा हो, बाहर आजकल कोई नहीं जा रहा। एक तो हालात ऐसे हैं कि पोल्यूशन और वो सब कुछ है, खेलने की जगह ही नहीं बची बच्चों के लिए। पहले बगीचे या कहीं पे भी कुछ भी खेल लेते थे, तो पैसे दे के जाने पड़ता है खेलने हाँ के लिए। पैसे दे के जाना पड़ता है। तो उसके कारण से क्या है कि बाहर जब सनलाइट में आप जाते हैं और जो बाहर खेलते हैं, अगर 90 मिनट्स भी आप बाहर हैं तो जो सनलाइट है वो आंखों के अंदर एक डोपामिन करके रिलीज करता है, विच प्रिवेंट्स इलोंगेशन ऑफ द आइज। जो मैंने बताया, धूप में जाने से एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको डोपामिन बोलते हैं, उसके कारण से आई बॉल की इलोंगेशन थोड़ी प्रिवेंट होती है। ओके। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ट्रू है, पहले इतने चश्मे नहीं थे, आज ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सारा दिन आप घर पे हो और ये कारण रहता है। और दूसरा नज़दीक स्क्रीन टाइम, उसके कारण से डेफिनेटली ये सब होता है। और स्क्रीन टाइम से सिर्फ यही मायोपिया ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राई आई सिंड्रोम और आंखों का लाल होना, बार बार खुजाना, वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम। तो सर ये जो आपने मायोपिया वाली बात बोली, तो मायोपिया मतलब आपको दूर का नहीं दिखेगा, नज़दीक का दिखेगा, एंड इसको माइनस पावर बोलते हैं। यस, एंड यही सबसे आजकल बच्चों कॉमन में यही है आज की डेट में। अगर देखें तो चाइना की सपोज बात करें तो वहाँ तकरीबन 80-85% पेशेंट मायोपिक है। इंडिया के अंदर भी जो हम देख रहे हैं कि जो इंक्रीज होता जा रहा है कि एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 3 के अंदर ये चेंजेस आने लग गए। ये सब एक्टिविटीज़, ये सब हमने नहीं किया तो हम 2050 तक ऐसे हो जाएंगे कि तकरीबन एवरी सेकंड पर्सन को मायोपिया हो जाएगा। अच्छा, इतना ज़्यादा? बिकॉज ये सब एक्टिविटीज़ ऐसे चल रही हैं, अगर इसको नहीं ध्यान दिया तो ये सब, तो ये एक किस्म से ऐसी चीज़ है जो अगेन फिर मैं कहूँगा कि जो पहले इसलिए नहीं थी क्योंकि बाहर का एक्सपोजर इतना था, बच्चे को घर में कुछ भी नहीं था करने को। बिल्कुल, घर में टीवी भी मुश्किल से मिलता था, और लिमिटेड टाइम के लिए। लिमिटेड टाइम के लिए, हाँ। और बाकी सब बाहर ही खेलते, तो इसलिए मायोपिया बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम था, नेग्लिजिबल था। आज बहुत ज़्यादा इसी कारण से। आपने बोला मायोपिया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में बहुत होती है, तो इसको कैसे मतलब ज़्यादा खराब ना हो, क्या ध्यान रख सकते हैं बच्चे या यंगस्टर्स? तो उसमें पहले जो शुरुआत करी थी, एक तो बच्चों को बाहर भेजिए, बाहर के लिए उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी कराइए, जो बाहर हो, धूप के अंदर जाइए। दूसरा, जो मॉडर्न कुछ टेक्निक्स आई हैं जिसके अंदर बहुत अहम है, जिसमें मायोपिया कंट्रोल लेंसेज बोलते हैं या मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस, चश्मा जो है वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जाइज है, निकॉन है और नोवा है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके वो ग्लासेस आए हैं, जो लेंसेज जो हम फ्रेम में फिट करते हैं। ओके। उनसे हमने ये देखा है जो कंट्रोल जो उसका आगे बढ़ने का तकरीबन 60-70% वो कंट्रोल कर लेता है, राइट। बेसिकली चश्मा आप बोल रहे हो क्या? चश्मा, हाँ। चश्मा स्पेसिफिक है वो ग्लासेस। आप जैसे आप ग्लास पहन रहे हैं, उसमें जो शीशा लगा हुआ है आपका, या जिसको हम लेंस बोल रहे हैं, वो एक किस्म का लेंस है, लेकिन एक स्पेशल चश्मा है मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस या मायोपिया कंट्रोल लेंसेज। वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है उसके अंदर। वो आँख में बच्चों में अप
टू 14 ईयर्स तक भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स से, और 14 ईयर्स तक यूज़ करते हैं। वो कंट्रोल करता है, बिल्कुल ऐसे हटा देगा प्रोग्रेशन को, 60-70% आपको प्रोग्रेशन रोक देता है। ओके। दूसरा, आजकल ट्रेंड है काफ़ी जो एट्रोपिन आई ड्रॉप्स, डाइल्यूटेड एट्रोपिन आई ड्रॉप्स, राइट, बच्चों के लिए स्पेशल इसके लिए बनती हैं। रात को एक बार कहते हैं डाल के सोइए, उससे भी मायोपिया की कंट्रोलेशन, ताकि इलोंगेशन जो आई की है वो थोड़ी सी प्रिवेंट होती है। और एक ऑर्थो के लेंसेज हैं, राइट, जो अगेन स्टडीज़ कहती हैं कि इससे प्रिवेंट करते हैं, बट वो एक बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। रात को एक लेंस है जो पूरे कॉर्निया को, साइड में स्क्लेरा को कवर करेगा, टाइट रखेगा, और उसको पहन के सोना है, उससे कंट्रोल होता है। तो ये 3 न्यू मॉडलिटीज़ हैं जिसको मायोपिया कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं या जो ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, ये आजकल काफ़ी स्क्रीन्स देखते हैं या पूरा टाइम मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी पे लगे रहते हैं, वो क्या ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा प्रिवेंशन हो, या मतलब आंखों पे इतना प्रेशर ना बढ़े, या जैसे आप बोल रहे हैं टियरी आईज और इरिटेशन वो थोड़ा कम हो? सबसे पहले तो आप स्क्रीन टाइम जितना प्रिवेंट कर सकें बच्चों में, अगर कोई प्रोफेशनल है उसे करना ही है, तो एक बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि जिसको हम रूल ऑफ 20 बोलते हैं। ओके। दैट इज एवरी 20 मिनट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड्स एंड लुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 फीट। तो दैट इज 20-20-20। पर्पस बिल्कुल सिंपल है कि आप जब कॉन्टिन्यूस नियर विजन कर रहे हो, आपको एक तो जो है लाइट जा रही है और यूवी लाइट जाती है, राइट, ब्लू लाइट जा रही है, वो आँख को ख़राब करती है, आपको स्ट्रेन देती है। मतलब कॉन्टिन्यूस नियर विजन आप देख रहे हो तो आपकी मसल्स, वही जैसे मैंने जूम कैमरा बताया था, जूमिंग इन कर रखा है आपने, मसल्स टाइट हो रही है, आपको हेडेक्स हो रहे हैं, आँख लाल होती जा रही है, सिर का दर्द हो जाता है, राइट, और आपको ड्राई आई हो जाती है ना। ड्राई आई क्यों होगी? क्योंकि नॉर्मल अभी आप बैठ के बात कर रहे हैं तो 1 मिनट में तकरीबन 25 से 27 बार आप पलक झपकाते हैं, नॉर्मल इंसान। जब आप कॉन्टिन्यूस नियर विजन का काम करते हैं तो दैट गेट्स रिड्यूस टू 5 to 6 टाइम्स अ मिनट, इतना ज़्यादा रिड्यूस। तो होगा क्या, पुतली आपकी एक्सपोज्ड है, एक्सपोज होने से एयर लग रही है, आपके टीयर्स सूख जाएंगे, और सूखने से फिर आपको वो ड्राई आई होएगी। और कई बार जब होता है कि आके बताते हैं पेशेंट जी ऐसे हैं, और फिर ऐसा लगता है आँख गरम गरम हो रही है, फिर हमने आँख दबाई, एकदम से गरम गरम पानी निकलता है। ओके। वो कुदरत का नहीं है, उसमें एक ग्लैंड्स है, लैक्राइमल ग्लैंड्स, जो इसी चीज़ के लिए है कि जब ड्राई हो जाता है तो वो एकदम से सिक्रीट करते हैं, तो वो पानी ग्लैंड्स, बट वो ठीक नहीं है। नॉर्मल आई टीयर्स आपके होंगे तो वो ज़्यादा ठीक है। और इसी के लिए रूल ऑफ 20 से ये सब ठीक होगा, क्योंकि आप थोड़ी देर में आप निगाह हटाएंगे, दूर देखेंगे, आपका लेंस जूम आउट हो गया, रिलैक्स हो गया, दैट इज़ अ रिलैक्स कंडीशन। थोड़ी देर दूर देखा, आपकी ब्लिंकिंग आपने कर ली, टीयर्स जो है आपके फिर से कॉर्निया के ऊपर आ गए, और आई का स्ट्रेन हट गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ पोस्चर, क्योंकि ये सिर्फ ड्राई आई नहीं, इट इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। नाउ सिंड्रोम इज व्हेन यू इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, नॉट एक नहीं, आँख के साथ गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, राइट। तो आपको एक स्ट्रेट का आपकी जो पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पाइन, ताकि उसमें ज़्यादा कर्वेचर ना आए, रिलैक्स रहे। और तीसरा आपका पोजीशन ऑफ योर स्क्रीन, राइट, एटलीस्ट बोलते हैं हम आर्म्स लेंथ, मतलब स्क्रीन जो है वो नियर विजन नहीं है, स्क्रीन इज इंटरमीडिएट विजन। इंटरमीडिएट विजन आर्म्स लेंथ होती है या 60 सेंटीमीटर के करीब होती है, तो वो आपकी रहनी चाहिए। और जो आपका आई का लेवल है वो स्क्रीन की टॉप के ऊपर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिम लाइट में आप स्टडी ना करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रात को जैसे टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, लाइट कम करके बंद करके, वो भी आंखों के ऊपर इफेक्ट करता है। सोते समय सर रील देखना वो तो और डेंजरस है, रज़ाई के अंदर कॉन्टिन्यूस। हाँ, तो वो इसीलिए बच्चों को फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। ड्राई आई की है, कंप्यूटर विजन की है। और अगर ये सब है, डोंट हेजिटेट टू यूज़ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर। आप उनसे पूछिए कि क्या क्या हमें डालना चाहिए।
और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप से और ये रूल ऑफ 20 से बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। मुझे याद है बचपन में जब मैं चश्मा पहनता था, कुछ बच्चे ऐसे चिढ़ाते थे चश्मिश चश्मिश, तो ये एक लगता था कि यार हम क्यों चश्मे पहन रहे हैं। एंड फिर बाद में पता चला कि ये कॉन्टैक्ट लेंसेज भी ऑप्शन आ गया है। बट फिर ये भी लोग बोलते थे, या डॉक्टर्स, मैंने ऐसा सुना था कि कॉन्टैक्ट लेंसेज उतने इफेक्टिव नहीं है चश्मे इतने, या फिर वो आंखों को डैमेज भी करते हैं। तो ये नॉर्मल चश्मे वर्सेस कॉन्टैक्ट लेंस में क्या प्रोज कॉन्स है, किन लोगों को क्या पहनना चाहिए उसके बारे में? तो चश्मा लगाएं 14 साल की उम्र तक। आमतौर पे वी जस्ट एडवाइज ओनली ग्लासेस ग्लासेस ग्लासेस। ओके। Why? Because contact lens are excellent thing. I don't deny that because, but they are for cosmetic reasons. ओके। Right? Contact lens इसलिए पहनने हैं कि मुझे चश्मा नहीं लगाना। हम्म। बट मैं कोई भी चीज़ आँख के अंदर डालूंगा, विच इज़ मैं कॉर्निया के ऊपर, जैसे मैंने बताया था ये कॉर्निया है, इसके ऊपर मेरे को कॉन्टैक्ट लेंस रखना पड़ता है। अगर ये लेंस मैं उसके ऊपर रख रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे एहतियात लेने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार मुझे पता है कि ये करनी है। कैसे? लेंस एक तो लगाना निकालना आपको सीखना पड़ता है। ओके। इट इज़ नॉट नॉर्मल आप लेके कोई चीज़ एक सॉर्ट ऑफ अ फॉरेन बॉडी आँख के अंदर डाल रहे हो, बट डालने के बाद किसी को भी पता नहीं चलता मैंने क्या पहना हो, क्योंकि वो आप अडॉप्ट हो जाते हो। तो उसको लगाना निकालना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलती से उसको जब निकालते हैं तो देर इज़ अ थिंग व्हाट वी से कि लुक अप और नीचे थोड़ा लेंस करके पिंच करके टेक द लेंस आउट। उसके अंदर यू कैन एट टाइम्स, अगर बहुत बड़े बड़े नाखून हैं, जैसे स्पेशली फीमेल्स कॉस्मेटिक रीजन के लिए पहनती हैं, दे कैन इरेट द अबरेट द कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर जो सारे सेल्स ही हैं और कुछ भी लगेगा अब्रेजन हो जाएगी। तो दैट कैन लीड ऑन टू इन्फेक्शन हो सकता है, निशान पड़ सकते हैं, स्कारिंग हो सकता है। दूसरा, लेंस जो है आपको निकाल के रात को एक सोल्यूशन में रखना पड़ता है, प्रॉपरली क्लीन करके, हाथ साफ करके क्लीन करके, और उसको दोबारा नेक्स्ट डे आपको लगाना है इफ़ यू आर यूजिंग से मंथली डिस्पोजेबल लेंसेज। राइट? या पहले तो होता था कई कई साल चलते थे, अब थैंकफुली वो नहीं है। मोस्टली पेशेंट मंथली डिस्पोजल करते हैं, लेकिन लेटेस्ट आर डेली डिस्पोजेबल लेंसेज। वो महंगे नहीं हो जाते सर फिर? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आई थिंक बहुत सारी कंपनियों ने, बड़ी बड़ी सब कंपनियों ने, इतने मल्टीनेशनल ने, इतने अच्छे, इंडियन कंपनी ने भी बहुत अच्छे लेंसेज निकाले हैं जो कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके अंदर आप पहन लिया और उसको आपने रात को सोते हुए डिस्पोज कर दिया, उसको आपको फिर प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, रात को रखने की ज़रूरत नहीं है। वो दो ज़्यादा आइडियल। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें, लेंस लगा के आप स्विमिंग नहीं कर सकते, लेंस लगा के आप आँख खोल के छींटा नहीं लगा सकते, लेंस लगा के आप सो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सो जाओगे तो कॉर्निया के ऊपर जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है और उसके कारण से आँख के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, एडिमा हो जाता है, इट कैन लीड ऑन टू इन्फेक्शंस। गंदा लेंस लगाओगे तो इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप धूल मिट्टी के अंदर हो, आपको, आप नॉर्मल आई में चश्मा पहना हुआ है, कुछ चला गया, छींटा लगाओगे, बेटर हो जाएगा। करेक्ट। बट अगर आपकी वो धूल मिट्टी, डस्ट पार्टिकल जो PM10 टाइप होता है, वो अगर कॉर्निया और लेंस के बीच में चला जाए, वो इरोड कर सकता है, अब्रेजन फिर कर सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के। और इसको हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही पेशेंट को कहें कि नहीं लगाने। दे हैव अ चॉइस आफ्टर एज ऑफ 13-14 भी इसलिए बोला क्योंकि 13-14 साल में बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि उसको लेंस कैसे पहनना है, क्या लगाना है, ये सब चीज़ें उसको जब बता देते हैं तो समझ के इस लेंस को प्रॉपरली यूज़ करता है। तो यही कॉन्टैक्ट लेंस का मेन है। आपने ऐसे क्या 3-4 मिथ्स देखे हैं कि जो कि बहुत कॉमन है, जो लोग बिलीव करते हैं, जो एक्चुअल में ट्रू नहीं है? अगर मैं इम्पोर्टेंट 3-4 मिथ्स की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट मिथ है कि पेशेंट जो कहता है कि गर्मी में, बारिश के दिनों में कैटरेक्ट सर्जरी नहीं करानी चाहिए, तो वो गलत है। पहले ज़रूर होता था जब टाँके लगते थे और पेशेंट को पट्टी कई दिन लगती थी, बिस्तर पे महीना महीना लेटना पड़ता था, क्योंकि गर्मी में रूरल एरियाज़ में लाइट नहीं होती थी, पसीना आता था, तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा करता था। बट आज की डेट के अंदर सर्जरी जो हो रही है आमतौर पे फेको सर्जरी है, या वो SICS सर्जरी अगर मैनुअल भी है, तो वो सारी सर्जरी 2.2 या 2 मिलीमीटर से लेकर
7 मिलीमीटर में हो रही हैं। तो मिलीमीटर आप देख सकते हैं पेन की नोक जितना। बिल्कुल। मोस्टली फेको सर्जरी जो हम करते हैं, राइट, वो अराउंड 2 मिलीमीटर, 1.8 टू 2.2 मिलीमीटर या मैक्सिमम 2.8 मिलीमीटर से हो रही है। तो उसकी जो हीलिंग है, रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। तो गर्मी सर्दी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप किसी भी सीजन में सर्जरी करा सकते हैं। दूसरा, क्या मेरी सर्जरी पेनफुल होगी, डरता हूँ मैं क्या ये तो बहुत आता है। तो आम तौर पे 10 से 15 मिनट की ये कैटरेक्ट सर्जरी है। अच्छे जो भी डॉक्टर्स हैं वो कोई टीका भी नहीं लगाते। पहले आँख को सुन्न करने के लिए टीका लगाया जाता था, बट अब वो भी नहीं है। टॉपिकल ड्रॉप्स, मतलब आई ड्रॉप्स डालते हैं, आँख को सुन्न करते हैं और आपकी आँख चाहे चलती होगी उसके साथ हम सर्जरी करते हैं। तो पेन बिल्कुल नहीं है। एक बस में डॉक्टर लेजिक उन सब भी पेनलेस होता है? वो भी सब पेन, उसमें भी कुछ वो नहीं है, उसमें सिर्फ आई ड्रॉप्स डालते हैं, कोई उसमें भी इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगता। तीसरा कि वो पहले भी मैंने बोला कि आपकी आई साइट ठीक हो जाए, राइट, या घास पे चलने से आई साइट ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। चश्मा पहनने से आई साइट आपकी बरकरार रहेगी, बट चश्मा पहनने से मेरा नंबर नहीं उतर सकता। जाओ, वो खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा, लेकिन चश्मा ज़रूरी है, क्योंकि चश्मे का काम सिर्फ रेज को पीछे रेटिना में ले जाना है और उससे ज़्यादा नहीं है। एक जो सवाल है, मिथ तो नहीं है, सवाल आता है लोगों का कि मेरी ड्रॉप के ऊपर लिखा हुआ है एक्सपायरी 2027 की है, लेकिन मेरे को डॉक्टर ने कहा कि ये खोलने के बाद 1 महीने के अंदर आपको उसके बाद नहीं डालनी, राइट। वो डॉक्टर आपको इन्फेक्शन से बचा रहा है, क्योंकि हर जो स्टेराइल मेडिकेशन है उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव है, जो उस लिक्विड को, जो कंपोनेंट है, उसको स्टेराइल बना के रखा हुआ है, राइट। प्रिजर्वेटिव धीरे धीरे अपना उसका इफेक्ट ख़त्म होता है, तो वो जब आप दवाई 1 महीने से डाल रहे हैं तो वो प्रिजर्वेटिव इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, राइट। इसलिए बोलते हैं कि 1 महीना नहीं डाला जाए। लेकिन मैं इससे भी आगे थोड़ा सा ये बोलता हूँ, अगर आपकी दवाई आपके पास है, जैसे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हैं, और आप वो दिन में 2 बार सपोज डाल रहे हो, और 30 के अगर वो 40 दिन हो जाते हैं, तो नहीं है 30 दिन हो गए मुझे फेंकना है। खुली हुई दवाई एक बार हो तो बस उतना ही इस्तेमाल करिए जितनी वो ख़त्म हो जाए। उसको आज इस्तेमाल कर लिया, 15 दिन फ्रिज में रख दिया, उसके बाद मैं लूँगा, वो गलत है। चश्मे में ऑफकोर्स उतना वो है नहीं, बट अगेन आपने बोला कि दूसरा आजकल ये भी मैंने सुना है कि अगर आपका थोड़ा पावर ज़्यादा है आप लेजिक कर सकते हो, बट अब ऐसे भी हैं कुछ स्माइल करके, कुछ सिल्क करके। तो ये इन सारे चीज़ों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या कॉस्ट आती है, क्या ये हर कोई करवा सकता है? क्योंकि नॉर्मली हम जब अगर 20-22 साल या 25 साल की उम्र होती है, हम आई हॉस्पिटल में आते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ये कर लो। ये सवाल, आई थिंक इट्स अ वेरी हॉट क्वेश्चन एंड हॉट टॉपिक दीज डेज, बिकॉज कंज्यूमर को बहुत सारी एडवर्टीजमेंट जब देखने को मिलती हैं तो पेशेंट कंफ्यूज होता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँगा तो ये आपको अगर चश्मा नहीं पहनना, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनना, तो एक किस्म से कॉस्मेटिक सर्जरी है कि भाई मुझे चश्मा नहीं लगाना, तो मुझे क्या कुछ हो सकता है। लेसिक जिसको हम बोलते हैं, उससे ही पहले जो है जो एक कट्स लगाते थे, राइट, रेडियल केराटोटमी बोलते थे, जो इंदौर में एक डॉक्टर थे, वो रशिया से कोई ट्रीटमेंट शुरू करी थी इन्होंने और काफ़ी चली थी, बहुत लोगों ने कराए थे। तो एक डायमंड ब्लेड से या नॉर्मल ब्लेड से कॉर्निया के ऊपर मल्टीपल इस पे ऐसे 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 बहुत सारे कट लगा के पेशेंट को हम कॉर्निया की शेप को बदल के नंबर हटा देते, लेकिन वो दोबारा आ जाता था, बहुत सक्सेसफुल नहीं था। फिर ये लेसिक आया, राइट। लेसिक के अंदर पहले लेसिक आया था ब्लेड वाला लेसिक, जो माइक्रो केराटोमिक बोलते हैं, उससे ब्लेड से इस कॉर्निया के ऊपर एक फ्लैप बनता है। मतलब ये कॉर्निया है, इसकी ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस में से एक छोटा हिस्सा, सपोज ये थिकनेस है 550 माइक्रोन, 550 माइक्रोन, तो 100 माइक्रोन इसका मतलब 1/20 के वो उस एक आपने फ्लैप उठाया, हिंजियाँ होती है, फ्लैप उठाया, लेज़र इसके ऊपर फिर लगाई जिसको लेसिक बोलते हैं, और वो फ्लैप को वापस डिपॉजिट कर दिया। तो ये था जो ब्लेड के साथ होता था। तो उससे मतलब ये करने से एक्चुअली होता क्या था? हम कर क्या रहे हैं कि आपकी कॉर्निया के हम स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर रहे हैं।
ओके, इस हिसाब से ऑल्टर कर रहे हैं कि वो रेज जो यहाँ पे पड़नी थी जो नहीं पड़ रही, रेटिना पे नहीं वो पड़ रही। रेटिना के ऊपर पड़े, वो कर्वेचर ऑल्टर हो जाता है। तो Okay. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस। तो इन शॉर्ट जो चश्मे में हम एक लेंस यूज करते थे सो दैट जो पहले रेज रेटिना में नहीं पड़ रही थी, वो जो चश्मे वाला पावर है हम वो डायरेक्टली कॉर्निया पे ही कर रहे हैं। कॉर्निया को हम ऑल्टर करके उसके सरफेस को ये कर रहे हैं। ठीक है। फिर आया इसको जो फेम्टोलेसिक बोलते हैं, उसमें फेम्टोलेसिक में क्या है, ब्लेड नहीं लगता, उसमें एक ट्रू लेज़र आपको यही कट देती है। आपने फ्लैप को उठाया और उसके बाद लेज़र डाली, बंद कर दिया। बेटर एक्यूरेसी होती होगी। बेटर एक्यूरेसी है। नर्व्स, क्योंकि कॉर्निया के अंदर नसें बहुत होती है, नर्व्स कॉर्नियल नर्व्स बोलते हैं। ओके। जब आप ब्लेड से करते हो तो वो कटता है, उसके सरफेसेस बहुत सारी पिक्चर्स हैं, इस वक्त तो नहीं, वी कैन ऐड इट इन दैट कि आपका जैसे ये रफ सरफेस है और एक प्लेन सरफेस है, इसके साथ जो लगा हुआ है प्लेन सरफेस है, तो इतना ही फर्क आ जाता है। अच्छा। ब्लेड से कटने और इतना प्लेन कटता है कि बहुत बारीकी से आपको प्लेन दिखाई दे। जितना अच्छा सरफेस होगा उतना अच्छा आपका पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट है। इसी में फिर बहुत सारी कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें आई हैं कि कोई बोलता है कि हमारा प्रोसीजर सिजाई ऑप्टिक्स है, कोई बोलता है हमारा प्रोसीजर जो है कंटूरा विजन है, कोई इसको 10 नाम 10 गाड़ियों के हिसाब से है, मर्सिडीज है, कोई ऑडी है, कोई BMW है। इट इज़ सब कंपनी का एक एक वेव लाइट है कुछ, तो हम सबके अलग अलग प्रोसीजर्स के नेम्स हैं। ओके। सारी आजकल टोपोग्राफिक गाइडेड ट्रीटमेंट्स हैं, जो आपके टोपोग्राफी का मतलब है कॉर्निया का सारा आकार वो लेते हैं एक मशीनों से, उस आकार के हिसाब से कहाँ कहाँ मुझे ट्रीटमेंट लगानी है वो लेसिक उस हिसाब से फायर करती है और आपका रिजल्ट आता है। ये पार्ट अलग आया जिसको स्माइल और सिल्क, ओके। राइट। तो स्माइल पुराना है काफ़ी, अगर मैं देखूं तकरीबन 8-10 साल से 12 साल से होगा। उसके अंदर ये नहीं है, उसके अंदर क्या है कि इसी कॉर्निया के अंदर कोई फ्लैप नहीं उठेगा, स्माइल और सेम सिल्क के अंदर भी, ओके। राइट। बट सिल्क इज़ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट विच इज़ अवेलेबल, और उसके प्लस बहुत हैं स्माइल से। तो उसके अंदर इन दोनों के अंदर क्या है, दिस इज कॉल्ड अ लेंटिक्यूल प्रोसीजर। अच्छा। तो इसके हमने इसी के अंदर लेज़र से एक जो हम जब हम फ्लैप उठा रहे हैं और जब लेज़र डालते हैं तो लेज़र से हम क्या कर रहे हैं, लेज़र से हम कुछ एरिया को बर्न कर रहे हैं। ओके। राइट। सपोज मुझे 4 नंबर किसी का उतारना है तो तकरीबन हम 70-80 माइक्रोन बर्न कर देते हैं। ओके। राइट। उसका तो हम उसको बर्न ना करके इस कॉर्निया का एक छोटा सा उतना ही 80 से 100 माइक्रोन का, राइट, एक इसी का पार्ट हम बना दें और उसको साइड से निकाल दें। तो ये वो ट्रीटमेंट, इसमें लेज़र की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। बट ये बहुत एक्चुअल में एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, एक्सपेंसिव मशीन है। और अंदर ही एक कॉर्निया का लेंटिक्यूल, लेंस इसका छोटा पार्ट लेंटिक्यूल बनता है, साइड से कट से हम अंदर जाके उसको सेपरेट करके और उस लेंटिक्यूल को हम बाहर निकाल लेते हैं। लेंटिक्यूल मतलब? लेंटिक्यूल मतलब आप ये समझ लिए इस कॉर्निया का एक हिस्सा, अच्छा। राइट, विच कैन बी अराउंड से 1/15 और 1/5 और नॉट इवन 1/5, लेस देन दैट, राइट। वो एक पार्ट बहुत छोटा सा 100 माइक्रोन्स लगा लो, वो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो दैट इज़ स्माइल एंड सिल्क। सिल्क के अंदर एडवांटेज और बहुत है, क्योंकि वो लेंटिक्यूल को ईजिली कैसे निकाला जाए, थिकनेस कैसे रखी जाए, कितना हम उसको एक्स्ट्रा थिक करके, क्योंकि जितना थिक होगा निकालना उतना आसान है, जितना पतला है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। ओके। तो ये ट्रीटमेंट्स दे आर सेफ, दे आर गुड। एंड इसके अंदर वो जो फ्लैप की प्रॉब्लम, फ्लैप की इन्फेक्शंस, डिसलोकेशन ऑफ द फ्लैप, कोई चोट लग गई, हाथ लग गया, मुक्का लग गया कोई, तो वो हिल सकता है फ्लैप, इसके अंदर वो सब कुछ नहीं है सिल्क और स्माइल के अंदर। तो सिल्क इज़ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट विच इज़ अवेलेबल। सिल्क के अंदर एडवांटेज और बहुत है, क्योंकि वो लेंटिक्यूल को ईजिली कैसे निकाला जाए, थिकनेस कैसे रखी जाए, कितना हम उसको एक्स्ट्रा थिक करके, क्योंकि जितना थिक होगा निकालना उतना आसान है, जितना पतला है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। ओके। तो ये ट्रीटमेंट्स दे आर सेफ, दे आर गुड। एंड इसके अंदर वो जो फ्लैप की प्रॉब्लम, फ्लैप की इन्फेक्शंस, डिसलोकेशन ऑफ द फ्लैप, कोई चोट लग गई, हाथ लग गया, मुक्का लग गया कोई, तो वो हिल सकता है फ्लैप, इसके अंदर वो सब कुछ नहीं है सिल्क और स्माइल के अंदर। तो सिल्क इज़ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट विच इज़ अवेलेबल। तो ये मर्सिडीज ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा मान लो बिल्कुल।
आज तक हम बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ। लेकिन आपने सबसे पहले जो सवाल पूछा, क्या ये सब करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। राइट, वन थिंग डजंट फिट इनटू ऑल, everyone has a different eye structure, everyone has a different cornea। वो स्टडी हम करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉर्निया की थिकनेस, यही थिकनेस जो हम बात बार बार कर रहे हैं, ये थिकनेस कॉर्निया की थिकनेस एक अमाउंट हमें चाहिए। जब तक वो थिकनेस प्रॉपर नहीं है और नंबर के हिसाब कितना उतारना है, तो वो हम उसमें लेसिक हो या स्माइल हो हम नहीं कर सकते। मेरे पास आया है एक पेशेंट, मुझे चश्मा उतारना है, मेरा ये नहीं हो सकता, क्या कोई और टेक्निक है? बिल्कुल है। जो इसको हम बोलते हैं आईसीएल या इम्प्लांटेबल कोलेजन लेंस, इंडियन भी है ये। आईसीएल एक स्टार कंपनी है जो स्विट्जरलैंड की है, वो भी है, सबसे पहले यही लेके आई थी, अब बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। कॉर्निया, आइरिस और ये नेचुरल लेंस, ठीक है। इसके बीच के अंदर जो ये जगह बन रही है उसके अंदर एक लेंस ऐसा आता है जो नॉर्मल आई के अंदर ये लेंस डलता है, ओके। जिसको हम फेकिक आईओल बोलते हैं। फेकिक मीन जिसके अंदर नॉर्मल लेंस पड़ा हुआ है अभी, तो ये इस जगह के बीच के अंदर हम इसको यहाँ रखते हैं, और ये सारी ज़िंदगी जब तक पेशेंट को आगे जाके कैटरेक्ट नहीं आता, सारी ज़िंदगी वो लेंस वहीं पड़ा रहता है। अच्छा, परमानेंट चश्मा अंदर ही लगा दिया इस टाइप एक का? किस्म से बिल्कुल परमानेंट कॉन्टैक्ट लेंस समझो आप, ओके। हाँ। कि हमने आँख के अंदर डाल दिया। तो ये लेंस की इसकी पोजीशन है। ये लेंस इसको टच नहीं करता, ये लेंस आगे टच नहीं करता, बीच के अंदर है। तो बट ये तो सर्जरी करके ही डालना सर्जरी करके, तो ये इंट्रा ऑकुलर प्रोसीजर, आँख के अंदर जाना है हमें इसमें। ओके। राइट, दैट इज द ओनली थिंग। बट जो विजुअल क्वालिटी इसके साथ है वो लेसिक, स्माइल और सिल्क किसी के साथ नहीं, कंटूरा कुछ भी आप कह लें, क्योंकि इसमें हम कॉर्निया को कुछ नहीं कर रहे। राइट, और जो भी है एक किस्म से लेंस आँख के इस जगह पे हमने रखा है जो वेरी नियर टू द रेटिना है। जितना क्लोजर एक चीज़ रखी जाएगी उतनी विजुअल क्वालिटी बेटर आएगी। फील्ड ऑफ विजन ये देखना बहुत अच्छा है। कॉन्ट्रास्ट विच एट टाइम्स गेट लॉस्ट इन लेसिक एंड ऑल दीज प्रोसीजर्स, इसके अंदर दैट इज वेरी गुड। एंड foremost and very important, it is a reversible procedure। अच्छा, मतलब मेरे साथ कुछ हो गया, मेरे को नहीं जम रहा है, क्या है, जहाँ से डाला वहीं से मैंने इसको निकाल दिया। ओके। एटलीस्ट आप वैसे के वैसे तो हो। वो तो नहीं है कि लेसिक कराया और एक्टेजिया हो गया और मेरे कॉर्निया खराब हो गया। तो दिस अगेन इज अ वेरी गुड थिंग। जब शुरू किया था इसको हम कहते थे -8 के नंबरों से आप लगाएं, बहुत ज़्यादा जिसको मायोपिया होता था। बिल्कुल। आज की डेट के अंदर हम जो है ये -4 और 5 वालों को भी हम बताने लग जाते हैं, आई से लगवा सकते हो आप। ओके। लेकिन दुनिया में ऐसी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स भी हैं जिन्होंने लेसिक छोड़कर, चाहे वो 2 नंबर से पेशेंट आ रहा है, 1 नंबर से पेशेंट आ रहा है, वो यही लगाते हैं, क्योंकि ये बेस्ट रिजल्ट है। बेस्ट रिजल्ट है, रिवर्सिबल है। राइट, और क्वालिटी ऑफ विजन अच्छा है। जैसे आईसीएल है वो सबसे एक्सपेंसिव होता है, जो इनके टेंटेटिव कॉस्ट क्या होते हैं? तो कॉस्ट कैन वेरी, एक कस्टमाइज्ड प्रोसीजर बोलते हैं, अगर कस्टमाइज हम करते हैं तो वो अराउंड 50 से 60 हज़ार रुपए का पड़ता है। कोई लेसिक का बोल रहे हैं? लेसिक का, कस्टमाइज लेसिक। अच्छा, एक आंख बोथ आइज बोथ का। राइट, और इट कैन वेरी फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स। 40 से 60 भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा लेता होगा। देन आता है फेमटो लेसिक, जो मैंने बताया कि प्योर लेजर से करेक्शन होती है। दैट विल कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 65 to 85,000 to 90 भी कुछ कवर करते हैं। सिल्क और स्माइल डेफिनेटली गोज अबव ₹1,00,000, राइट। एंड अगर ये इम्पोर्टेड स्टार सर्जिकल का जैसे हम करते हैं तो एक प्रोसीजर एक आँख का अराउंड 60-65,000 के करीब होता है, दूसरी आँख का सिमिलर। तो एक्सपेंस वाइज सबसे एक्सपेंसिव आईसीएल जो इम्पोर्टेड बोल रहा हूँ। देयर आर लेंसेज विच आर इंडियन मेड, एक्सीलेंट लेंसेज, राइट, बाय आई केयर एक कंपनी है और बायोटेक कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, उनका हम करते हैं तो वो अगेन बिलो 1 लाख भी पड़ सकता है, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल व्हाट वी गेट। ये लेंस मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। सब वो पूछते हैं इतना इतना चार्ज क्यों? चार्ज मेरी सर्जरी या सर्जिकल स्किल का नहीं है, चार्ज मेरी उस इक्विपमेंट का है।
ओके। जो अब अगर सिल्क की मशीन हम कहें तो वो अराउंड एनीवेयर बिटवीन 5 to 6 करोड़ की है। अच्छा, इतनी महंगी? हाँ, तो और ऐसे ही फेम्टोलेसिक की बात करें तो 3 से 4 करोड़ की फेम्टो है। अगर ये सारे आप प्रोसीजर लगाएंगे तो कॉस्ट टेक्नोलॉजी की है। बट सर आईसीएल में तो ऐसा भी है। आईसीएल के लिए नहीं है, बट आईसीएल के अंदर तो लेंस की कॉस्ट है। हाँ, बट वो भी महंगी होती है काफ़ी। लेंस की कॉस्ट महंगी है। लेंस की कॉस्ट के कारण नहीं ये इतना महंगा है। लेंस की मतलब अगर कोई अगर खरीदता है लेंस तो मेजर जो चंक है वो लेंस की कॉस्ट का है, बाकी तो सर्जन फीस है। ओके। हाँ। अगर उस हिसाब से मैं एज अ कोई देखूं कि भाई मेरे को पर उसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट की बात है, एज अ बिजनेस कोई करने लग जाए तो लेसिक सबसे बढ़िया है कि करिए। मैं तो मशीन है मेरी तो कर रहा हूँ मैं। हाँ। इसमें तो मैं लेंस डाल रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ सर्जन फीस मिल रही है। बट पेशेंट के लिए वही मैंने बार बार बोला, पेशेंट के लिए जो बेस्ट है वही करा जाए। और ये जो मरीज़ हैं, जो देखने वाले हैं, उनको भी बोलूँगा जाके पहले पूछिए कि मेरे लिए सबसे अच्छा कौन सा है डॉक्टर से। और पैसा 20-25-30 हज़ार ऊपर नीचे से सारी ज़िंदगी आपके पास है। हाँ, वो रिकवर भी हो उसके जाएगा। लिए आपकी रिकवरी होएगी और उसको ज़्यादा बेटर मिलेगा। बचपन में हमको ये भी बोला आ रहा था कि जैसे अगर हम गाजर खाएंगे तो आंखों के लिए हेल्पफुल है, या हम ग्रास में अगर सुबह चलते हैं वो आंखों के लिए हेल्पफुल है। वो एक्चुअल में क्या हेल्पफुल होता है, या और ऐसे कौन से तरीके जिससे हम आंखों का और ध्यान रख सकते हैं? फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। फूड के अंदर घास पे चलने से कोई आंख पे ऐसा डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं आता। वो एक वेलबींग की फीलिंग है कि आपको लगता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, आप रिलीफ फील करते हो, सो दैट इज़ डी स्ट्रेसिंग। बट गाजर जो आपने बोला तो वो फूड है। गाजर के अंदर जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो उसके अंदर से जो विटामिन्स निकलते हैं वो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। शरीर के लिए एज सच जो विटामिन, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सारे विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाजर खाना, गाजर का रस इसीलिए ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि गाजर बच्चा या बड़ा बहुत ज़्यादा नहीं खा सकता आ रहा है। आप 1-2 गाजर खाओगे उससे आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना गाजर का रस पीने से होगा। तो जिस भी हम बच्चे को आँख के कोई भी डिजीज़ या कुछ होती है, बड़ों को भी, तो वी से कि ये आपके फूड इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें वाइटामिन्स रहते हैं, जिसके अंदर गाजर का रस है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं। अब ये क्या है, ये सारे ग्रीन वेजिटेबल पल्सेस के अंदर प्रोटीन भी है और वाइटामिन्स भी हैं, राइट। और येलो फ्रूट्स, राइट, येलो फ्रूट्स के अंदर भी क्या है, सेम अगेन दे विल गिव यू मोर ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी। तो ये सारा है। एग्स आर एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑल द विटामिन्स। एंड बेटर अगेन उससे बेस्ट है फिश। इसलिए बहुत सारी जगहों के ऊपर जहाँ बिल्कुल ही लोग फिश और राइस पे हैं वहाँ पे ये बहुत कुछ प्रॉब्लम बहुत कम है। पहले एक हम बोलते थे ज़िरोसिस, जो जिसको कहते थे आपका कॉर्निया और आसपास की जगह जो कंजक्टाइवा बोलते हैं, वो उसको पिघलना बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ उसके अंदर निशान बिल्कुल ड्राई होके निशान पड़ जाते थे। तो वो ये सब इसी कारणों से थे कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलते थे। देन रचौंदा पहले बोलते थे, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। रात को आपको नहीं दिखाई देता। बच्चा आता है कि पेरेंट्स कहते हैं ये चलता है जी, रात को गिर जाता है। या कोई बड़ा इंसान भी है उसको अब तक ठीक था ऐसे को, तो दैट रचौंदा अगेन इज विटामिन ए डेफिशिएंसी से है। तो उसके लिए सब फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान को पता कैसे चलेगा कि मेरी आंखें खराब हो रही हैं, या क्या उसको ईयरली चेकअप्स कराने चाहिए? क्योंकि इंसान को पता ही बहुत लेट चलता है कि आंखें खराब है। आइडली हम कहते हैं कि 40 ईयर्स से कम वाले एज वाला, तो आप एटलीस्ट साल 2 साल में, 1 से 2 साल में एक बार चेक कराइए। 40 ईयर्स के बाद एवरी ईयर एन आई एग्जामिनेशन शुड बी डन। आप ब्लड टेस्ट के लिए पैथोलॉजी लैब्स एक गो के अंदर आपके 70-80 टेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ये पार्ट भी है। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कोई आपको ग्लूकोमा, आपको काला मोतिया है, या आपको अर्ली घर में किसी को कैटरेक्ट आया है, फैमिली हिस्ट्री अर्ली कैटरेक्ट की है, तो आपको एवरी 6 मंथ ये चेकअप कराना चाहिए। और पता ये चलता ही तब है कि दिखने में धुंधलापन आएगा। जो चीज़ आप नॉर्मली देख रहे थे वो अब आप देख नहीं पाएंगे। नज़दीक का पढ़ना एक एज के बाद सबको प्रेस बायोपिक करेक्शन लगती है, वो 40 साल के बाद एक कुदरती नियम है, वो सबको आएगा। वो 40 पे किसी को आएगा, किसी को 45 पे आएगा, कुछ 46-48 तक भी खींच लेते हैं, राइट। लेकिन
जब नज़दीक का दिखने में आपको कमी आ रही है तो वो बीमारी नहीं है, शर्माए नहीं, आप जाइए टेस्ट कराइए, चश्मा लगेगा, चश्मा लगाइए, सब देख पाएंगे आप उससे। आपको इतने सालों से अब एक्सपीरियंस है, आप अच्छे खासे हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, तो आपने ये कैसे सोचा कि मुझे अपना हम खुद के आई केयर हॉस्पिटल्स खोलते हैं? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग उस टाइप में एंटरप्रेन्योरशिप ये सब इतना पॉपुलर नहीं होता होगा, स्पेशली फॉर अ डॉक्टर, तो काफ़ी रिस्की डिसीजन भी है, आपकी काफ़ी स्टेबल लाइफ थी, तो आपको ये रिस्क नहीं लगा? एंड ये आपने डिसाइड कैसे किया कि यार ये मुझे करना है? ऊपर से फिर आप जैसे कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स पे फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ से अ मेट्रो लाइक दिल्ली। डिसीजन था लाइफ का, बहुत जल्दी काम शुरू किया, बहुत जल्दी ऐसी मैं टेक्नोलॉजी जिसको फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं 96 में मैंने गुड़गांव में वो शुरू कर दी थी। और दैट वाज अ गेम चेंजिंग थिंग बिकॉज उस वक्त नॉर्मल चीरा लगा के सूचर लगा के काम होता, तो ये टेक्नोलॉजी मैं लेके आया था गुड़गांव हरियाणा नॉर्थ में। आई वाज अमंगस्ट वेरी फ्यू ऑफ द सर्जन, जहाँ दिल्ली के बहुत बड़े बड़े सर्जन उस वक्त सब सीख रहे थे, मैंने यहाँ शुरू कर दिया। तो वो काम करके काम किया, अच्छा हुआ, हॉस्पिटल बनाया 99 के अंदर। और 2004-5 के आसपास मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत इन्वेस्टमेंट हमारे पास जितनी हो सकती थी हमने करी, लेकिन गुड़गांव उस वक्त एक बहुत अपकमिंग सिटी था और उस वक्त सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे बनने शुरू हो गए थे। तो ये हॉस्पिटल था, माय वाइफ इज़ अ पीडियाट्रिशियन और वो जनरल नर्सिंग होम चलाते थे। इट वाज 100 बेडेड हॉस्पिटल, बट मुझे लगा कि हम बहुत जल्दी विल जस्ट बिकम अ स्मॉल नर्सिंग होम नॉट अ हॉस्पिटल, बिकॉज लोग सब बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे ट्रीटमेंट कराने। हमारे पास तो नहीं है 200-250 करोड़ रुपया के वी डू एंड बड़ा हॉस्पिटल बनाए करें। तो दैट वाज अ थॉट कि क्या करना चाहिए कि वी कैन रादर स्टे अलाइव इन आवर बिजनेस। So that was a thought when I thought, okay, let me do something which I know the best, and that was ophthalmology. तब मैंने सोचा कि why not इसको मैं रेप्लिकेट करता हूँ यही प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस अच्छी थी, अच्छा प्रैक्टिस हो रही थी, लोगों को बहुत फ़ायदा दे रहा था, नई टेक्नोलॉजी दे रहा था, अपना काम कर लिया था। तो ये थॉट आया कि एक तो सेंटर्स और बनाए जाए एंड इट्स टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी ऑल्सो, कि वहाँ पे जाया जाए। और आँख मेरी खुली कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पे एक शहर है रेवाड़ी, राइट, और गुड़गांव सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहाँ जब हमने देखा, मैंने वहाँ पे 2005 या 6 की बात है, तो वहाँ पे हालात ऐसे थे कि टॉर्च लेके पेशेंट देख रहा था डॉक्टर, बाहर पेड़ के नीचे फट्टे लगा के पेशेंट बैठे थे, कोई अंदर एसी नहीं, कोई पंखा चल रहा, कोई पानी नहीं, उनके पास फीस वही थी। अच्छा, जो हम यहाँ पे अगर 100 रुपये लेते थे तो वो भी वहाँ 100 रुपये ले रहे थे। तो आई सेड कि ये तो टॉर्चर है पेशेंट्स के लिए। सो दैट वाज द टाइम आई थॉट कि कुछ ऐसा करना चाहिए, लेट्स रेप्लिकेट। एंड इतनी दूर नहीं है रेवाड़ी, एंड आई बिलोंग टू हरियाणा, माई विलेज फॉल्स इन रेवाड़ी। सो इनका दिस इज समथिंग। एंड then I met my partner Rajat, who happens to be the co-founder of the company also, and then we decided, okay, let's take it to the next level, let's do it differently now. इसको कॉर्पोरेट तरीके से बात करते हैं, एंड वी प्लान टू गो इन टियर 2 टियर 3 सिटीज, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। बड़े शहरों में सबको ये है, और मैं देख के जो आया था उसी से लगा यहीं पे काम करना बहुत, जो पहला सेंटर हमने खोला भी वहीं पे, राइट। सो इसीलिए था कि अब इसको पेशेंट्स को मिले, वी गो टू द पेशेंट रादर देन पेशेंट्स कमिंग टू अस। रेप्लिकेट वही मॉडल करा जहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल थॉट, अंदर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट होगा, बैठने की अच्छी आरामदायक सीट्स मिलेंगी, एटलीस्ट उनको ठंडा पानी, गर्म चाय, कॉफ़ी मैं उनको दे सकता हूँ, और फीस वही होगी जो शहर में दूसरे लोगों की है, राइट। 100 रुपये में मेरे को फीस नहीं करना, मुझे उनको देना है। बेसिकली कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए और उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, एंड उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेट्रो वाली केयर है मुझे यहाँ पे भी मिलेगी। और वही सर्जरी, वो सर्जरी यहाँ से मैं वहाँ करने जाता था, जो यहाँ भी आ सकता था पेशेंट, यहाँ पे हो सकता है उसको उन दिनों में 12,000 देने पड़ते थे, लेकिन वहाँ पे 8,000 में करते थे, एट देयर डोर स्टेप, डॉक्टर देयर, राइट। और बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर, वो वहाँ जाके सर्जरी करते थे। अच्छा, पेशेंट को क्यों लेके आना है, हमें अपना काम करना था। तो ये थॉट आया था, तो मैंने इसको शुरू किया था, एंड फॉर्चुनेटली रजत के साथ देन वी गॉट गुड इन्वेस्टर्स एंड स्लोली वी इंक्रीज्ड इट, एंड टुडे वी आर देयर, वी आर डूइंग अ गुड
good work, and I really feel proud that yes, we have seen nearly 1 crore of patients. We have done more than 18 lakh of surgeries. और इस मॉडल को स्केल करने के लिए मेडिकल नॉलेज से ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल करेज चाहिए था। ये करेज लाए रजत, जिन्होंने एक सिक्योर हाई पेइंग जॉब छोड़कर आईक्यू का रिस्क लिया। हेलो रजत सर, वेलकम टू फाउंडर कैंप। क्या हाल चाल है? ऑल गुड ऑल गुड। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे अपना आई हॉस्पिटल खोलना है, क्योंकि स्पेशली 2006-2007 के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप एक बज़वर्ड भी नहीं था। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया और उसके ऊपर कन्विक्शन कैसे आपने बिल्ड करी? तो 2007 में मैं बॉश एंड लॉम्ब में डायरेक्टर था यहाँ पे इंडिया और सार्क बिजनेस का, और मेरी अगली पोस्टिंग जो है कंट्री हेड बन के किसी कंट्री में जाना था, और वो अगले 1 साल में हो जाता। एक तरफ मेरे पेरेंट्स कुरुक्षेत्र रहते थे, तो मैं गुड़गांव से कहीं जाना नहीं चाह रहा था, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट लाइफ में 17 साल हो गए थे। तो मेरे को लगा कि एक स्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप का जरूर करना चाहिए इन कॉर्पोरेट लाइफ, क्योंकि एक तरफ कॉर्पोरेट लाइफ होती है, दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योरशिप होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने इन करियर विच इज़ फुलफिलिंग दोनों चीज़ करी हो। और कॉर्पोरेट में ये भी रहता है कि आप ना कोई आदमी चीज़ बना चुका होता है, उसके ऊपर कुछ काम करते हो, लेकिन वो एक जो जिसको हमारे ज़माने में खुरक बोलते थे, पता नहीं तुम्हारे ज़माने में क्या बोलते हैं, कि भाई स्टार्टअप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके फिर स्केल अप करो कंपनी, तो कैसे बनती है, वो भी एक अपने आप में मजा है, जर्नी। तो फिर हमने कहा वो करते हैं। तो तब मैं सिर्फ आई नहीं, बहुत सारे आइडियाज़ ढूंढ रहा था। मतलब 1 साल मैंने पूरा आइडियाज़ ढूंढने में लगाया। डॉक्टर अजय शर्मा और मैं जो हैं वो स्कूल के फ्रेंड हैं, 8वीं से 10वीं सेम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। तो उनके फादर डॉक्टर थे, हाँ। वो डॉक्टर बन गए, मेरे फादर इंजीनियर थे, मैं इंजीनियर बन गया। तो उसके बाद फिर हम मिले, जब मैं बॉश एंड लॉम्ब में था, तो वो एक हमारे कस्टमर थे। तो उनके साथ बैठ के भी मैं ये डिस्कस कर रहा था कि भाई कोई आइडिया करते हैं। तो उन्होंने बोला भाई मैं देखो आंखों के अस्पताल खोलना चाह रहा हूँ, और हम दोनों छोटे शहर के हैं, तो छोटे शहर में आंखों के अस्पताल खोलने चाहिए। तो बैठते बैठते धीरे धीरे करके आइडिया डेवलप हो गया। तो बाकी जो मैं प्रॉस्पेक्ट ढूंढ रहा था, फिर मैंने उनको नहीं किया, और यहाँ पे फिर हमने 2007 में 1 साल लगाया मैंने पूरा सोचने में, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन था। बिल्कुल। अच्छी बड़ी नौकरी थी, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते थे, अच्छा वो पूरे वर्ल्ड में घूमते थे। अगली पोस्टिंग एज अ कंट्री हेड होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो वो 1 साल लगा मेरे को सोचने में। 2006 से 2007 1 साल लगाया मैंने, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया 2007 में। तो सर ये आपको आइडिया तो मिल गया, बट तब आई एम अज्यूमिंग आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल। मतलब कितनी होती होगी सैलरी तब उस ज़माने में मेरी शायद नहीं, एक्चुअल में 40 से 50 लाख के बीच में सैलरी। और ये तो मतलब 2007 की बात। 2007 की मतलब बहुत हाई सैलरी है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि जब आपने शुरू किया होगा तब इतने वीसी फर्म्स है, ये सब भी नहीं होंगे कि हमको स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, हम स्टार्ट कर देंगे। तो तब वीसी फर्म के बारे में पता ही नहीं होता था। 2007 में बहुत कम वीसी फर्म्स थी। करेक्ट। तो तब एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं बोलते थे, तब कहते थे भाई एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप तो उसके बाद का वर्ड है। हाँ, तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट और क्योंकि हॉस्पिटल खोलना एक छोटी चीज़ तो है नहीं कि हमने एक दुकान खोल ली, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया? प्लस यहाँ पे आपको क्योंकि डॉक्टर्स चाहिए जो कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, आप ऐसे नहीं कि किसी को भी हायर कर सकते हो। तो बोथ वेज आपने कहाँ से किया कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं कि हॉस्पिटल खोलेंगे, प्लस डॉक्टर्स कहाँ से हायर करेंगे जो कि एक नए हॉस्पिटल चेन में अच्छे सैलरी में आप उनको हायर कर पाएंगे? तो 2000 डॉक्टर अजय तो अपना अस्पताल चला ही रहे थे। हाँ। तो हमने सोचा कि अस्पताल खोलेंगे, तो जो सबसे पहला रूट होता है, इनफैक्ट हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक ही रूट होता है, फ्रेंड्स और फैमिली। सबसे पहला पैसा जो है सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली से ही आता है। तो हमें इनिशियल कैपिटल उनसे ही मिली थी, फ्रेंड्स और फैमिली से। और हमने पहला अस्पताल खोला था रेवाड़ी में। अच्छा। तो रेवाड़ी में तो डॉक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो डॉक्टर अजय का बहुत उस टाइम बहुत काम करना, मेहनत करनी पड़ती थी उनको। वो गुड़गांव में भी सर्जरी करते थे, एक गुड़गांव में अस्पताल था, एक रेवाड़ी में था, दोनों जगह जाके सर्जरी करते थे। क्योंकि वहाँ पे वो उस टाइम जो जगह थी वो ऐसी थी, यहाँ पे डॉक्टर भेजो तो जल्दी से वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि तब ना पढ़ाई का कोई स्कोप था वहाँ पे, अच्छे स्कूल नहीं थे, अच्छी मॉल्स वगैरह नहीं थी, एंटरटेनमेंट की जगह नहीं थी। अब डेवलप हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, पर तब थोड़ी काफ़ी कष्ट था डॉक्टर लाने में हमें। अभी आई थिंक आपके 35 प्लस हॉस्पिटल्स हैं, इंडिया में भी हैं, नाइजीरिया में भी हैं। एंड मेरा जैसे आपने बोला कि आप टीयर 2 टाउन्स पे फोकस करते हैं, बट नॉर्मल अगर एक बंदा आइडिया सोच रहा है, वो सोचता है ना कि टीयर 2 टीयर 3 टाउन में पैसे कैसे बनेंगे। एक तो उनकी उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, दूसरा अगर आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वहाँ पे टीयर 2 में भेज रहे हो, आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी भी देनी पड़ेगी क्योंकि हर कोई चाहता है टीयर 1 में करे। तो ये आपने प्रॉब्लम को कैसे क्रैक किया? देखो, हमने तो जब स्टार्टिंग में किया तो हमने कहा भाई हमें करना क्या है।
हाँ। आई हॉस्पिटल्स का आई केयर का बहुत बुरा हाल था। Okay. तो हम तो छोटे शहर के थे, तो हमने कहा हमको छोटे शहर में वर्ल्ड क्लास आई केयर एट अफोर्डेबल प्राइस प्रोवाइड करनी है। तो पर्पस ही वो लिया। उस टाइम बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बोला गुड़गांव में बैठे हो, दिल्ली भी खाली है, दिल्ली में क्यों नहीं करते। पर पर्पस वही था, हमने पर्पस ड्रिवन थे पूरा। पर्पस ये था भाई हम छोटे शहरों के हैं, वहां से अगर कोई उस टाइम कोई आसपास अच्छे अस्पताल नहीं थे, या तो दिल्ली में थे या वो चंडीगढ़ में था, तो अगर किसी को भी अगर पूरे हरियाणा में छोटे शहर से भी अगर किसी को आई केयर कराना है तो दिल्ली आना पड़ेगा। पहले बस में बैठेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचने के बाद फिर पूरा दिन लगाएंगे और साथ में किसी को लेके आएंगे। तो बुजुर्ग आदमी इतनी दूर बेचारा ट्रैवल क्यों करे, और साथ में इतना डिग्निटी ऑफ लेबर होती है, डिग्निटी ऑफ पीपल होते हैं। तो हमने कहा वहीं पे प्रोवाइड करेंगे वर्ल्ड क्लास आई केयर। डिफिकल्ट होगा, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का मजा ये है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करो, डिफिकल्टी होनी चाहिए प्रॉब्लम। करेक्ट। एंड वो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने विजन में अड़े रहे, ये नहीं कि चेंज कर लें। और दूसरी बात रही, छोटे शहर में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, वो वहाँ पे ट्रस्ट ज़्यादा चाहिए होता है, और आपको कम्युनिटी के साथ चलना पड़ता है। अगर आप कम्युनिटी और ट्रस्ट चलो तो खर्चे भी कम है ना वहाँ, और मैन पावर भी लॉन्ग टर्म स्टेबल रहती है। हाँ, क्योंकि लोकली लोगों को तो नौकरी दोगे ना आप। करेक्ट। हाँ, और अगर कोई रेवाड़ी का डॉक्टर है उसकी वहीं होगी तो राइट, उससे बढ़िया कुछ और क्या, हर जगह अच्छे लोग, मतलब छोटे शहरों के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाई करने में, तो वहाँ के डॉक्टर वापस जाना चाहते हैं अपने घर। अगर आप उनको अच्छी प्रोवाइड कर दोगे फैसिलिटी तो वो वापस जाते हैं। एक मेरा सवाल ये भी था कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट बोलती है कि यार इन्फ्लेशन इतना रेट होता है, बट जब हम मेडिकल इन्फ्लेशन देखते हैं वो बहुत उससे भी ज़्यादा होता है, कभी कभी 1.5 टाइम 2 टाइम्स होता है। तो आपको ऐसा, आपके हिसाब से, क्योंकि आप हॉस्पिटल भी चलाते हैं, कि ये मेडिकल के कॉस्ट इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? एक्चुअली ये मिसनॉमर है। अच्छा, ये क्या है, बहुत सारे रेट तो सरकार पर वो फाइनलाइज करती है। ECHS का रेट सरकार फाइनलाइज करती है, एक्स सर्विसमैन हेल्थ उनका। CGHS का रेट वो फाइनल करते हैं, आयुष्मान भारत का वो रेट फाइनल करते हैं। तो मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो कुछ स्पेसिफिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, हमारे तो हर सारे पैकेजेस का रेट फिक्स्ड है। अच्छा, हमको तो बहुत मेहनत लगती है 4 साल में रेट बढ़वाने में, हमें तो उल्टा काम है, हमें तो इन्फ्लेशन भी कवर नहीं होता। ओके। तो ये स्पेसिफिक कुछ ट्रीटमेंट्स हैं मल्टी स्पेशल जो जिनमें ओपन रेट होता है, ओपन सर्जरी होती है। हमारी तो स्टैंडर्डाइज सर्जरी है, हमारे रेट तो फिक्स्ड ही रहते हैं। बड़ी मुश्किल होती है 10% बढ़वाना भी 4 साल में। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि आपका पेइंग जो ऑडियंस है उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, ये रीजन है? नहीं, वो हमारे बहुत स्टैंडर्डाइज पैकेजेस हैं, कैटरैक्ट वगैरह सारे बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हैं। हाँ, तो इसलिए हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता नहीं है। ओके। हाँ, ये होता है कि कई बार बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे पहले मोनोफोकल लेंस लगता था, मतलब सिर्फ दूर का ही दिखेगा। ओके। अब वो मल्टीफोकल हो गया, मतलब दूर, पास, इंटरमीडिएट सब दिखेगा। तो वो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसके कारण मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर आप स्टैंडर्ड रेट वही पैकेज ले तो उसका कोई रेट नहीं बढ़ता, बट धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बढ़ती है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो नई फैसिलिटीज मिलती हैं, तो नई फैसिलिटी से पेशेंट का ट्रीटमेंट फार बेटर होता है, तो उसके पैसे बढ़ते हैं। सर, आपको काफ़ी अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, अब उतना ही आपको एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सपीरियंस आ गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि बहुत लोग अभी जॉब कर रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि यार अपना स्टार्टअप खोल लूँ, आपने दोनों कर लिया है। दोनों के प्रोस कॉन्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, दोनों बहुत अच्छे हैं, मतलब कॉर्पोरेट करियर भी बहुत अच्छा है, एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत अच्छी है। कॉर्पोरेट करियर में आपने काम किया 8 घंटे, प्रेशर जरूर रहता है, लेकिन 8 घंटे बाद घर चले गए, तो वो जो काम है वो काम है। बाकी काम आप इसलिए करते हो ताकि आप मजे कर सको, राइट, जिंदगी में, राइट। तो वो काम को काम समझते हो। अगर काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप कोई स्टेक ज़्यादा नहीं है, अगर कम नहीं चली कोई और नौकरी ले लो, कहीं पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही दूसरी कर लो। तो वो जो है ना, एग्जिट बैरियर इज नॉट देयर। एग्जिट बैरियर इज नॉट देयर, योर कमिटमेंट इज। आज की डेट में कोई भी आदमी, मैंने तो खैर 2 ही नौकरियां करी 17 साल में, पर 2-3 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं करता। आए 6 महीने समझा, 2 साल डिलीवर किया, 6 महीने में निकले और अपने चले गए आगे। करेक्ट। और वहाँ का जो आगे बढ़ गए, तो एग्जिट बैरियर नहीं है। यू वर्क प्राइमरली टू हैव फन इन लाइफ। वेरेज एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो उल्टा है। एंटरप्रेन्योरशिप में कोई टाइम नहीं है, 24/7 हो, और जो है वो कोई एग्जिट नहीं है। एग्जिट जो है बड़ा पेनफुल है। हाँ, और बहुत दूर है, यू कांट, मतलब अभी से फिगर आउट करना टफ है। एग्जिट है ही नहीं ना, मतलब भाई एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर में तो ये बिजनेस एग्जिट कर सकता है, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर तो एग्जिट नहीं है। बिल्कुल, हाँ। तो और 24/7 है, हाई इंटेंसिटी है, आपकी खुद की कमिटमेंट है। और जो है, आप जब एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तो जो आपका ओवरऑल फोकस ऑफ वर्क है वो डिफरेंट हो जाता है।
ओनर हो जाते हो ना। बिल्कुल हाँ। तो जैसे मैं एक बताता हूँ, एक हमारे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक हमारे पहली कंपनी में थे जो पहले एम्प्लॉय थे, तो उनका फोकस कमिटमेंट बड़ा डिफरेंट था, पर वो अब जो है धीरे धीरे करके वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी काम करते हैं। ओके तो अब जो डिलीवर वो 2 दिन में किया करते थे, अब 2 घंटे में करते हैं वो डिलीवर। ओके। क्योंकि अब भाई अगर वो 2 दिन में डिलीवर करेंगे तो बाकी जगह वो काम नहीं कर पाएंगे ना। हाँ हाँ भाई उनका टाइम तो फाइनाइट है, बिल्कुल। तो वो उनकी डिलीवरी बढ़ गई। उसके लिए हो सकता है उनकी कमिटमेंट ज्यादा हो। दूसरी बात यह है कि जैसे मेरा लड़का भी एंटरप्रेन्योर है, वो इम्यूनिट चलाता है, मेंटल हेल्थ का स्टार्टअप। तो हमारे घर में ये है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप तो 24/7 है, कहीं भी होगे, दिमाग तो चल रहा है। बिल्कुल। आप चाहे फिजिकली वहां नहीं हो, मेंटली तो वहीं हो। तो एक दिन मैं घर में बड़ा थका रहा आया, तो मैंने आके वो मेरे से उन्होंने बोला भाई ये सवाल आई नीड यू टू आंसर दिस। तो मैंने कहा यार घर को घर रहने दो, करेक्ट। और जो है वो ये बात कल करेंगे। तो उन्होंने मेरे को वापस कह दिया कि डिडंट यू टेल मी कि एंटरप्रेन्योरशिप 24/7। तो मैंने कहा हाँ भाई सही बात है। हाँ तो फिर मैं जाके मुंह धो के चाय पी के मैंने कहा हाँ बताओ क्या करना है। करेक्ट। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप 24/7 है, मतलब कहीं पे हो, पार्टी में हो, कहीं भी हो, आपका दिमाग चल रहा है। दैट्स इट, ये डिफरेंस है। हाँ ये आपने काफ़ी सही बताया। एंड काफ़ी लोग इससे फैसिनेट तो होते हैं, बट मैंने ये देखा है कि जब वो अपना पहला स्टेप ले रहे होते हैं, उनको मे बी पेरेंट्स को कन्विंस करना या फैमिली को कन्विंस करने में दिक्कत आती है। तो आपने ये कैसे किया, या नॉर्मल बंदा कैसे कर सकता है? क्योंकि आपकी जैसे आपने बोला बहुत अच्छी सैलरी थी। आई एम अज्यूमिंग जब आपने ज्वाइन किया होगा इनिशियल में बहुत ही कम सैलरी या नेग्लिजिबल सैलरी रही होगी। सैलरी तो बहुत ही कम थी। अच्छा हाँ। थे ही नहीं, मतलब वो भाई सैलरी नोशनल लग भी दो तो कैश फ्लो जब आएगा तभी तो मिलेगा। हाँ। तो उसका तो वो मेरे को तो बहुत ज्यादा मुश्किल था 2007 में। इतना अच्छा करियर चल रहा है, मतलब टॉप ऑफ वो, सडनली छोड़ के दुकान स्टार्ट करना चाहते हो। तो मेरे सबसे पहले तो मेरे फादर इन लॉ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस फेलियर देखे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो मैंने अपनी लड़की को जो मैरिज करी है वो इतने अच्छे एग्जीक्यूटिव के साथ करी थी, और ये अब दुकान खोलना जा रहे हैं। हाँ। तो पहले तो अस्पताल एक ही खुलेगा, दुकान ही है वो। हाँ। फिर मेरी वाइफ, उनको ये कंसर्न कि घर कैसे चलेगा। अब ये सडनली इतना अच्छा आपका लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल खत्म हो जाएगा, दूसरा घर कैसे चलेगा। तो उनके साथ तो ये हुआ कि भाई जो सेविंग है और जो घर है, हम घर था मेरा वो आपका है। तो अब वो कोलेटरल भी नहीं रख सकते आप, घर को भी कोलेटरल नहीं रख सकते। फिर बाकी पेरेंट्स, तो 1 साल लगा मेरे को सबको अलाइन करने में। लगता है स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट एट दैट लेवल तो ज़्यादा टाइम लगता है, या यूथ को भी लगता होगा, पर आज की डेट में आई थिंक सिस्टम काफ़ी बदल गया है। माँ बाप, मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है लेटेस्ट, उसमें लिखा है कि आज जो है हमारी जो लड़ाई थी ना वो सर्टेनिटी की लड़ाई थी। क्योंकि ये था कि स्केर्सिटी था तब, तो सर्टेनिटी की लड़ाई थी। अब आपकी जनरेशन की लड़ाई पॉसिबिलिटी की है कि घर खाना पीना रहना तो हो ही जाएगा। हमारे तो वही लड़ाई थी कि भाई अगर नौकरी नहीं करोगे तो खाओगे पियोगे कहाँ से, घर कैसे होगा, सर्वाइवल वाली। आज सर्वाइवल की नहीं, आज पॉसिबिलिटी की लड़ाई है कि ये तो सब कुछ मिलेगा ही। तो इसलिए आज रिस्क टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर हैज कम डाउन ड्रामेटिकली, क्योंकि सर्वाइवल की लड़ाई है। बिल्कुल। एंड आई फील कि अब क्योंकि इतना अनसर्टन टाइम है और इतनी टेक्नोलॉजी इतनी तेज बढ़ रही है, जो रिस्क नहीं ले रहा, आई फील दैट इज द बिगेस्ट रिस्क। क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि 5 साल बाद आपकी नौकरी रहेगी कि नहीं, जिस स्पीड में सब चेंज हो रहा है। मैंने जब सोचा था तो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा जिस तरह से मैं चल रहा हूँ, जो मेरी तनख्वाह है, जो मेरा करियर प्रोग्रेशन, बहुत फास्ट करियर प्रोग्रेशन था मेरा। मैं 10 साल में 2001 में मार्केटिंग हेड बन गया था। तो जो करियर प्रोग्रेशन है वो बहुत फास्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्सोलेसेंस भी फास्ट आएगी। तो मैंने सोचा था कि 50 साल की उम्र तक मेरे को लगता है मेरा करियर कहीं जाके रुक जाएगा, और जबकि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा तो मैं 75 साल 80 साल तक काम कर सकता हूँ। इनफैक्ट जो लोन है हाउसिंग लोन वाले, वो 50 साल के बाद प्रोफेशनल को नहीं देते, जो नौकरी कर रहा हो। अच्छा। लेकिन बिजनेस ओनर को 75 साल तक भी दे देते हैं। अच्छा, ये मैं अभी बात। हाँ, मैं भी बड़ा सरप्राइज था। हाँ। तो वो क्योंकि भाई बिजनेस ओनर है, कैश फ्लो तो बिजनेस से आ रहा है ना। करेक्ट। हाँ। तो आप अपनी जो लाइफ है, वर्किंग लाइफ, उसको ड्रामेटिकली एक्सपैंड कर सकते हो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर। वहां पे तो 2 साल बाद आप ऑब्सोलीट हो गए। यहाँ पे अगर बिजनेस चला दिया आपने तो आप ऑब्सोलीट कभी नहीं होंगे। हाँ। एंड प्लस आप नए नए एवेन्यूज ढूंढ ही सकते हो बिजनेस को स्केल करने के लिए। बिल्कुल। वहां तो आपका डिसीजन मेकर कोई और है। एब्सोल्युटली। सर, अभी आपने IQ को तो काफी बड़ा कर दिया है एंड काफी साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? क्योंकि ऑफकोर्स जब एंटरप्रेन्योर जैसे आपने बोला 24/7 ऑन रहता है, बट वो फिर लाइफ को बैलेंस कर पाता है या वो काफी मुश्किल होता है? आप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को भी क्या एडवाइस देंगे? देखो क्या है, सबसे पहले तो वर्क लाइफ कुछ नहीं होता। अब ये मेरे को ये बताओ कि मैं यहाँ से निकला,
हवाई जहाज में जा रहा हूँ, पहले मैं गाड़ी में गया, गाड़ी में जाते हुए मैंने 1 घंटा आपका वो पढ़ा, आपका सुना, वो वर्क है या लाइफ है? क्या है आपके हिसाब से? तो काम का सुना तो नहीं, अगर मैंने वहाँ पे गाने सुन लिए तो लाइफ होना लाइफ चाहिए। हो गई। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, हाँ वहाँ पे मैंने टिकट दी, उसके बाद मैं जाके लाउंज में बैठ के मैंने बहुत अच्छी एक बियर पी और खाना खाया। वो लाइफ है या वर्क है? वो भी लाइफ है। वो लाइफ। उसके बाद मैं हवाई जहाज में बैठा, हाँ हवाई जहाज में साथ में मेरे को एक आदमी मिला जिसके साथ मैं गप मार रहा था, हम्म। और वो वर्क है या लाइफ है? अब बिजनेस की बातें करें तो वर्क। तो कल को वो मेरा जो है उसने मेरा कस्टमर बन गया, हाँ तो वो लाइफ वर्क हो गया। हाँ लेकिन अच्छा, अगर गप मार ली तो लाइफ हो गई। हाँ तो वर्क और लाइफ कैसे डिफरेंट हो सकती है? तो मेरे हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। एंटरप्रेन्योर जो है वो उसकी लाइफ में काम और जिंदगी दोनों साथ चलती है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैंने एक लिस्ट बनाई, बकेट लिस्ट की, मेरे को ये सब कुछ करना है। उसमें मैंने ये लिखा कि मेरे को गाना गाना है, मेरे को डांस करना है, मेरे को बैक पैकिंग करनी है, गोल्फ सीखनी है, और ये सब मैंने लिखा उसमें। और मैंने वो सब किया। 10 साल से मैं गाना सीखा। मतलब मेरे बड़ी कसक थी कि यार लोग जो है ना वो मतलब स्टेज पे चढ़ के ना गाना गाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। तो IIM अहमदाबाद में तब मैं सोचता था, मैं वहाँ पे एक लुई कहाँ प्लाजा है जहाँ पे सारी परफॉर्मेंस होती थी। मैंने कहा यार यहाँ पे मतलब गाना गाना है। तो मैं अभी रीयूनियन में गया था, तो वहाँ मैंने वो गाना गाया। अब तो मैं इनफैक्ट जिस भी शादी शुदी में जाता हूँ, माइक पकड़ के मेरे को 1-2 गाना गवा ही देते हैं लोग। अच्छा फिर डांस सीखा मैंने शामक डावर एकेडमी में, 2-3 बार परफॉर्मेंस करी। अच्छा फिर खूब सारी बैक पैकिंग करी और गोल्फ भी खेलता हूँ। तो मेरे हिसाब से ना एंटरप्रेन्योर को जब अपनी लिस्ट बनाए तो साथ में ये भी बनाना चाहिए कि मैं और जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वहां पे हाई अचीवर है एंटरप्रेन्योर, तो बाकी भी चीजें कर लेगा। बिल्कुल हाँ। सेहत पे ध्यान देना चाहिए, नींद अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी चलती है। जब तक बॉडी चलती है तभी सब कुछ चलता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से इतना टाइम निकल जाता है, काम तो चलेगा ही, लेकिन क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं, सब कुछ ही लाइफ है। हाँ वर्क तो है ही नहीं ना, सब कुछ लाइफ है। हाँ तो लाइफ में आप ये भी बना लो, तो इसलिए सब बन जाता है। हाँ तो मैं गाना भी गाता हूँ, मैं गोल्फ भी खेलता हूँ, मैं वेकेशंस भी लेता हूँ, मैं बैक पैकिंग भी करता हूँ, मैं लोगों से मिलता भी हूँ, गप भी बहुत मारता हूँ, सब कुछ साथ में ही हो जाता है। अभी सर जैसे कि अब इंडिया में आपने काफ़ी एक्सपैंड कर लिया है, नाइजीरिया में भी एक्सपैंड कर रहे हैं ना, आपको इतने साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है। आपके पास काफ़ी यंगस्टर्स आते होंगे, पूछते होंगे कि हमको अपना बिजनेस शुरू करना है, कुछ स्टार्टअप शुरू करना है, उनको आप क्या 2-3 टॉप एडवाइस देते हैं? क्योंकि आप बहुत सबसे पहले तो मैं कहता हूँ करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। क्या जॉब करने के बाद करना चाहिए या कॉलेज के बाद या कभी भी? देखो एंटरप्रेन्योरशिप की कोई उम्र नहीं होती। कभी भी करना चाहिए, 80 साल में भी करना चाहिए, और 25 साल में भी करना चाहिए, और 21 साल में भी करना चाहिए। ओके। तो वो तो, और दूसरा ये है कि आइडियाज जो हैं वो आपके लोकल, जो आपको रोज अफेक्ट करती हैं, वो आइडियाज हैं। जो भी चीज आपको प्रॉब्लम है वो आइडिया है। मतलब मैं कैसे आइडिया ढूंढूंगा? मैं देखूंगा कि मेरे को किस चीज की प्रॉब्लम नजर आ रही है और वो कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर वो मेरे को एक्साइट करेगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मेरे लिए वो आइडिया है। आपको एक्साइट होना चाहिए कि भाई ये मैं प्रॉब्लम अगले 10 साल सॉल्व करना चाहता हूँ रोज, चाहे कुछ भी हो जाए। करेक्ट। तो दैट्स इट। एक तो प्रॉब्लम बड़ी होनी चाहिए, आपको एक्साइट करनी चाहिए। अगर आपको दोनों चीजें मिल गई हैं तो कर लो, तो जैकपॉट है अगर आपने क्रैक कर लिया। भाई लर्निंग बहुत ज्यादा है ना। हाँ अब तुम अपने आप को ही देख लो। Correct. अगर एंटरप्रेन्योर हो तो रोज की डिफरेंट लर्निंग है ना। बिल्कुल। तो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ और वो जो आदमी एंटरप्रेन्योरशिप में 3 साल में सीखता है, शायद जॉब में 10 साल में भी ना सीखता हो। करेक्ट। हाँ एंड आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, आप एवरीडे रेडी टू ग्रो होते हो। काफ़ी सारी ऐसे अपने डिसीजंस या आपके ऐसे थॉट्स होंगे जो नॉर्मल बंदा जो होगा वो अलाइन नहीं करता होगा। जैसे फर्स्ट थॉट, जैसे आपने बोला कि मैं जॉब, इतनी हाई पोस्ट की जॉब छोड़ के ये करना, वो अलाइन नहीं किया, बट आपने कन्विक्शन क्या किया वो। ऐसे कोई आपके थॉट्स, आइडियाज़ या चीज़ें जो आप बिलीव करते हो, जो कि नॉर्मल लोग बोलेंगे यार ये तो सही नहीं है, बट यू ट्रूली बिलीव कि हाँ यार। एंटरप्रेन्योर ना हमेशा कॉन्ट्रेरियन होता है। हाँ उसको वहां पे पानी दिखता है जहां सबको उस टाइम रेगिस्तान दिखता है। बिल्कुल। तो एंटरप्रेन्योर बाय नेचर ही कॉन्ट्रेरियन होगा। सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो होंगे उसके डिफरेंट होंगे, एंड दैट इज व्हाट ही मेक्स हिम डिफरेंट। क्योंकि आदमी कष्ट, एक एंटरप्रेन्योरशिप का कष्ट तब उतारता है जब वो स्ट्रांगली कन्विंस्ड होता है कि ये चलेगा। करेक्ट। अब आई केयर जब हमने स्टार्ट किया 2007 में, तब आई केयर इंडस्ट्री कुछ थी नहीं, अस्पताल ही नहीं थे। हमने कहा वर्ल्ड क्लास आई केयर एट अफोर्डेबल प्राइस इन स्मॉलर सिटी करेंगे। अरे भाई दिल्ली में कर लो। करेक्ट। तो कॉन्ट्रेरियन आइडिया। और वो आप वर्ल्ड क्लास आई केयर ऐसी जगह में जहाँ पे सैनिटेशन ही नहीं है, वहाँ पे इतनी वर्ल्ड क्लास सर्जरी कि
विदाउट इन्फेक्शन कैसे करोगे? बिल्कुल हाँ, और डॉक्टर कैसे लेके जाओगे? सारा ही कॉन्ट्रेरियन है। हाँ, तीनों ही तो काउंटर हमारा थीसिस ये था कि आई में डिमांड है क्योंकि सबको प्रॉब्लम है, बिल्कुल लेकिन आई में सप्लाई नहीं है। और अगर ढंग से 5-6 प्लेयर लग गए और गवर्नमेंट ने भी हेल्प कर दी बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई गवर्नमेंट का काम क्या है? सड़क दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दो ताकि लोग वहां पे मोबाइल होके जा सकें। तो 10 से 15 साल में इंडस्ट्री बन जाएगी। तब कोई इंडस्ट्री नहीं थी। आज 15 साल बाद हर छोटे से छोटे शहर में वर्ल्ड क्लास आई केयर एट अफोर्डेबल प्राइस है। अपनी इंडिया के टियर 2 सिटीज में काफ़ी खोले, बट आपने डिसाइड किया कि हम नाइजीरिया में भी एक्सपैंड करेंगे या दूसरी जगह एक्सपैंड करेंगे। तो अभी आप IQ को अगले 2-3 साल में कहाँ देखते हैं या क्या आपका विजन है? देखो, हमने IQ क्या है, हमने एक आता हमारे 3-4 मिशन लेके चले। सबसे पहले छोटे शहरों में अफोर्डेबल केयर करेंगे। दूसरा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो ESG कंप्लायंट होगी, जो बड़ी मुश्किल है। तीसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर होंगे जहाँ फीमेल अच्छी होंगी और लोकल एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो हम 18 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आई केयर प्रोवाइड कर चुके हैं। ओके 45% फीमेल्स हैं हमारे यहाँ। इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल तीसरा, ESG वो है क्या कहते हैं, और ग्रेट प्लेसेस टू वर्क में है। तो और क्या चाहिए? बेस्ट और ट्रीटमेंट। हमारा जो इन्फेक्शन रेट है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड से लो है। अच्छा तो ओके बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, सस्ते रेट, अच्छे अफोर्डेबल रेट पे कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, लोकल जनरेशन एम्प्लॉयमेंट की कर रहे हो, बिल्कुल और साथ में जो एनवायरमेंटल नॉर्म है उनमें आप कर रहे हो। करेक्ट तो ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छी बन गई। अब इसी को आगे ग्रो करते रहेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि नेक्स्ट 3 साल में, हमने ये उन्नति विजन दिया है अपने, उन्नति में नेक्स्ट 3 साल में हम इम्पैक्ट को डबल करेंगे। तो अपने आप सब ठीक रहेगा। इम्पैक्ट डबल करेंगे, मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स डबल करेंगे। 3 साल में अभी तक जितना किया उसको डबल कर देंगे। राइट। ओके जो आज हमारा जो नंबर ऑफ सर्जरीज हैं हाँ उनको हम डबल करेंगे। इस साल की जो सर्जरी उनको डबल करेंगे। अच्छा, तो आप और भी काफी सारे हॉस्पिटल्स एंड वो सब बिल्कुल हाँ। अस्पताल भी खोलेंगे, करंट अस्पताल से भी। अस्पताल के अंदर मरीज तो जुड़ता रहता है ना। बिल्कुल हाँ, वो ये ट्रस्ट का बिजनेस है। एक बार ट्रस्ट हो जाता है तो फिर मरीज जो जुड़े रहते हैं। करेक्ट हाँ। मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला, होपफुली ऑडियंस को भी काफ़ी अवेयरनेस मिली हो, क्योंकि ये जो बेसिक नॉलेज भी लोगों को इतनी इजीली मिलती नहीं है। तो आपने काफ़ी थैंकफुली आपने इतना टाइम दिया, एंड होपफुली ऑडियंस को भी अवेयरनेस मिली होगी, एंड होपफुली IQ और भी एक्सपैंड करे, क्योंकि जैसे कि प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है, स्टिल अ लॉट मोर टू कवर। सो थैंक यू डॉक्टर अजय कि आपने इतना टाइम दिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। लास्ट में बस एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस माध्यम से हम लोगों तक पहुँचते हैं, उनको बताते हैं, टीच करते हैं उनको, लेकिन नेगेटिविटी से और दूसरी कोई चीज़ें जो ऐसी आती हैं कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, चश्मे उतर जाएंगे, कैटरेक्ट ठीक हो जाएगा, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। तकलीफ़ हो तो काइंडली अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनकी सलाह के बाद ही आगे बढ़िए। तो दोस्तों, ये था पॉडकास्ट डॉक्टर अजय के साथ। होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी, एंड अब आप अपने आंखों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऐसे ही और ज़बरदस्त गेस्ट के साथ हम जल्दी आपके साथ मिलेंगे। ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो जल्दी मिलते एक और ऐसे इंफॉर्मेटिव एपिसोड के साथ। धन्यवाद।